नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 41वें सत्र का तीसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप मुझे स्पेस टाइम और टाइम स्पेस के बीच का अंतर बता सकते हैं? तो रा कहते हैं, आपके शब्दों का उपयोग करते हुए अंतर वही है जो दृश्य और अदृश्य या भौतिक और आध्यात्मिक के बीच होता है। गणित शब्दों का उपयोग करते हुए, जैसा कि लार्सन कहते हैं, अंतर वही है जो स्पेस टाइम और टाइम स्पेस के बीच होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर डॉन जानना चाहते थे ये स्पेस टाइम और टाइम स्पेस मतलब जगह समय और समय जगह, इनके बीच में क्या अंतर है। तो रा कहते हैं, जो चीज़ें तुम्हारी आंखों के सामने हो रही होती हैं उसे जगह समय कहा जाएगा, यानी स्पेस टाइम। लेकिन जो चीज़ें अदृश्य होके हो रही होती हैं, यानी हायर डेंसिटी के अंदर जाके हो रही होती है, क्योंकि वो अदृश्य डेंसिटी होती है, तो इसलिए उसको वो कह रहे हैं कि उसको तुम टाइम स्पेस कहोगे। तो घटनाएं दोनों जगह घट रही होती हैं, स्पेस टाइम में भी और टाइम स्पेस में भी। इसलिए टाइम और स्पेस ऐसा नहीं है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बस ये है एक चीज़ दृश्य है और ये एक चीज़ अदृश्य है। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, पिछले सत्र में आपने बताया था कि उपवास या व्रत वो तरीका है जिससे बेकार की सोच को निकाला जा सकता है। क्या आप इस प्रक्रिया को विस्तारित कर सकते हैं और आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं कि ये कैसे कार्य करता है? तो रा कहते हैं, इन सभी हीलिंग के तरीकों का इस्तेमाल एक सचेत व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, यानी यह समझना कि शरीर से ज़रूरत से ज़्यादा यानी एक्सेस और अनावश्यक अनवांटेड सामग्री से छुटकारा पाना मन या आत्मा को ज़रूरत से ज़्यादा या अनावश्यक सामग्री से छुटकारा दिलाने के समान है। तो दोस्तों, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं, देखो व्रत के टाइम पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो अपने शरीर के अंदर से, ठीक है, जो एक्सेस सामग्री यानी एक्सेस खाना हम लोगों ने खा रखा होता है या फिर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं शरीर के अंदर, हम लोग बस खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं कि शरीर की भी एक लिमिट होती है। ठीक है ना, जितने भी विटामिन हों या कोई भी चीज़ हो आपके शरीर में, उसका एक लिमिटेड अमाउंट होता है जो कि बॉडी के अंदर जाना चाहिए, अदरवाइज़ वो कोलेस्ट्रॉल या बाकी विनाशकारी चीज़ों के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति व्रत रखता है लंबे समय का, तो उसके शरीर में से ये चीज़ें भी जाती हैं। और दूसरा, क्योंकि वो खाली पेट है, तो उस समय पे अगर वो ध्यान अवस्था में है तो उसके दिमाग से जो अनावश्यक सोच होती है ना, उसको भी हटाना होता है। तो व्रत का मतलब ये नहीं है कि आप खाली पेट हो लेकिन बैठे हो टीवी के सामने, ये नहीं। व्रत का मतलब ये होता है कि आप अपने शरीर के अंदर से भी सारी चीज़ें निकाल रहे हो और अपनी दिमाग के अंदर से भी सारी चीज़ें निकाल रहे हो। वो कह रहे हैं मन और आत्मा, कह रहे दिमाग के अंदर से चीज़ निकलेगी तो आत्मा आत्मा का भी शुद्धिकरण होता है। फिर वो कहते हैं, इस प्रकार खुद को एक उचित हिस्से के रूप में अनावश्यक हिस्से का एक अनुशासन या इनकार मन के पेड़ के माध्यम से नीचे के तनों के द्वारा अवचेतन सबकॉन्शियस स्तर तक ले जाया जाता है, जहाँ संपर्क बनाया जाता है। और इस प्रकार शरीर, मन और आत्मा में तालमेल होता है और व्यक्ति के हिस्से के रूप में अतिरिक्त या अनावश्यक आध्यात्मिक या मानसिक सामग्री को अस्वीकार किया जाता है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर उन्होंने दोबारा वही कहा, उन्होंने कहा जो चीज़ जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर और आत्मा के अंदर, उनको हटाया जाता है। इसलिए आपने जो मंक्स वगैरह देखे होंगे ना, मंक्स क्या करते हैं, वो सत्तू होता है ना, वो ज़्यादा नहीं 3-4 किलो 5 किलो सत्तू लेके कहीं पहाड़ों में अकेले जाके बैठ जाते हैं कोने में, और वो कुछ नहीं करते हैं, वो बस उस सत्तू को पानी में घोला, जौ का सत्तू होता है वो, बारले बोलते हैं जिसे इंग्लिश में,
उसको लेके पानी में घोला, बस वो ही उनका खाना होता है। सुबह उसको लिया तो शरीर में अब कोई और अनावश्यक चीज़ तो गई नहीं, सत्तू गया है। अब चने का भी हो सकता है, जौ का भी हो सकता है। फिर वो मेडिटेटिव स्टेट के अंदर बैठ जाते हैं, अपने दिमाग से जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको निकाल रहे होते हैं, और जो एक्चुअल रचयिता की बनाई हुई ये जो फील्ड हैं, चारों प्राइमल फोर्सेज हैं, इनसे अपने आप को कनेक्ट कर रहे होते हैं, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है ब्रह्मांड की जानकारियाँ, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड, यानी जो रा ने आपको कहा था ना कि दिमाग को उन्होंने एक पेड़ की तरह समझा है कि उसकी जड़ होती है एक, ठीक है ना, पेड़ की, उस जड़ के द्वारा वहाँ से जाके नीचे जाके अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करते हैं। और हाँ, इसी समय में वो अपनी वेल ऑफ फॉरगेटिंग, यानी भूलने का जो घूंघट होता है ना, वो भी तोड़ देते हैं। आगे जाके, या आई थिंक पहले रा ने इसके बारे में बात की है कि एक भूलने का घूंघट लगा हुआ है, ठीक है, या कह लीजिए भूलने का पर्दा। तो उस पर्दे को वो तोड़ देते हैं, अपनी पिछली ज़िंदगियाँ भी देख लेते हैं, और उन्हें ये भी पता रहता है कि भाई हम आए कहाँ से, हमारा सोर्स क्या है। तो इस रोशनी के ज्ञान को पूरा ले चुके होते हैं वो इस यहाँ पे। इसलिए वो जितना आप देखोगे मंक्स वगैरह शांति रहते हैं वो। उन्हें आप बर्फ़ में बैठा दो वो बर्फ़ में बैठ जाएंगे, उन्हें आप पानी में बैठा दो वो पानी में बैठ जाएंगे। आग जो होती है, आग से भी वो खेलना सीख लेते हैं, क्योंकि उनको पता है इसके अंदर के जो कण कण हैं वो रोशनी के हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो करना सीख लेते हैं, अपने आप को गायब भी करना सीख लेते हैं। इसके अंदर बोला जाता है 3 साल, 3 महीने, 3 हफ्ते और 3 दिन लगते हैं, ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को करने में। लेकिन कंटिन्यूअस मेडिटेशन में कोई भी व्यक्ति अगर इस मेडिटेशन को करेगा, एक तो उसको अकेलेपन में करनी है, अंधेरे में करनी है। इसलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर मंक्स जो होते हैं ना, केव्स होती हैं, केव्स यानी जो गुफाएं होती हैं, उनके अंदर जाके करते हैं ये, ताकि उन्हें पहली बात तो कोई तंग ना करे, क्योंकि वो एकदम ध्यान अवस्था में होते हैं, एकदम शांत अवस्था में, एकदम साइलेंस में। तो उन्हें कोई तंग नहीं कर सकता। वहाँ बैठ के वो कर रहे होते हैं, बस वो रात में, मतलब पूरे दिन मेडिटेट करते हैं, रात में उसी मेडिटेटिव स्टेट के अंदर सोते हैं। जब वो सोते भी हैं तो दिमाग के अंदर वही मेडिटेटिव स्टेट की वजह से उसी तरीके के सपने भी उनको आ रहे होते हैं। फिर उठते हैं सुबह, फिर दोबारा जो उनका नाश्ता होता है बस यही होता है, सत्तू, इसको घोला, पिया, और फिर दोबारा बैठ गए मेडिटेशन के अंदर। तो उनकी बॉडी का आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर उनकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा है वो निकलता कैसे होगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति इस तरीके से मेडिटेशन करने लग जाता है, तो जो खाया होता है या जो पिया होता है, उसका एक एक कण जो होता है ना, वो बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा धीरे से। मतलब कि एक एक कण धीरे धीरे टूटेगा, फिर उससे ऊर्जा आएगी, फिर एक कण टूटेगा, फिर उसमें से ऊर्जा आएगी। इस तरीके से बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है, और मेटाबॉलिज्म जो होता है बॉडी का, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, वो स्लो हो जाता है। और उसी की वजह से एक अनंत ऊर्जा भी उनके अंदर बनी रहती है, क्योंकि वो कनेक्टेड हो जाते हैं रचयिता की फील्ड से। खैर, फिर वो आगे कहते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती वो हट जाती है, और व्यक्ति ये समझते हुए एक अस्वीकृत सामग्री की, प्रकृति की सराहना करता है कि ये अनंत रचयिता का हिस्सा है। फिर भी अपनी इच्छा की क्रिया से व्यक्ति शुद्ध और बेहतर बनता है, जो उसके दिमाग या आत्मा की प्रकृति, यानी एटीट्यूड में नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो वही कह रहे हैं वो, देखो कि जब ये सारी चीज़ें कोई व्यक्ति कर रहा होता है ना, तो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो बॉडी से अपने आप ही हट जाती है, दिमाग से अपने आप हट जाती है, क्योंकि आप मेडिटेटिव वाली स्टेट में हो, ठीक है, सारी चीज़ें हट जाएंगी। एक व्यक्ति अपने आप को पूरी तरीके से शुद्ध कर सकता है इच्छा क्रिया से, क्योंकि वो अपनी स्वयं इच्छा से कर रहा है सारी चीज़ें, अपने आप को शुद्ध करता है। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो हटती हैं, और उनकी भी वो सराहना करता है कि हाँ, ये भी तो अनंत रचयिता का ही हिस्सा है। ये सारी सोच जो मेरे दिमाग में आ रही है, ये अनंत रचयिता के इसी फील्ड के अंदर की सोच है। किसी और की सोच होगी जो मेरे दिमाग में आ गई। अब मैं इनसे ज़रा छुटकारा पाता हूँ, मैं रचयिता की सोच के अंदर क्या चल रहा है, जो असली सोच है उसके अंदर, उसको जानने की कोशिश करता हूँ। जब ऐसे वो करेगा ना, तो इसमें उन्होंने बोल दिया है कि वो उनके एटीट्यूड में, यानी उनके बिहेवियर में एक फ़र्क आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वो रचयिता की तरह सोचने लगे हैं। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, तो क्या यह माध्यम के सचेत रूप से दोबारा योजना बनाने, रीप्रोग्रामिंग जैसा है क्या? उदाहरण के लिए, कुछ व्यक्तियों के लिए माध्यम की योजना हायर सेल्फ द्वारा बनाई जाती है, ताकि उस व्यक्ति के अनुभव बन सकें और वह खुद को अनावश्यक झुकावों से मुक्त कर सके। तो क्या यह इसके समान है जिसमें कोई व्यक्ति सचेत रूप से उपवास के तरीकों का प्रयोग करके योजना बना रहा या बना रही है, ताकि वो मुक्त हो सके और खुद के साथ संपर्क बना सके? तो यहाँ पर देखो, डॉन ने सवाल अच्छा किया है। कहते हैं कि क्या ये इस तरीके से जैसे हम अपनी आप की रीप्रोग्रामिंग करते हैं,
क्योंकि कि कुछ लोगों के लिए तो देखो उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है, उनके जो माध्यम होते हैं वो हायर सेल्फ द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है। और फिर वो आगे कहते हैं कि अनावश्यक झुकाव, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती उनको हटा के उनसे मुक्त होके इंसान अपना एक अलग झुकाव बना रहा होता है रचयिता की ओर। तो क्या ये उसी तरीके से है कि उपवास के तरीकों से उस योजना को वो दोबारा बनाए, मतलब अपनी प्रोग्रामिंग खुद कर रहा है? क्या ऐसा होता है? और खुद के साथ भी संपर्क बना रहा है? तो राह इसका जवाब देते हैं, यह ना केवल सही है बल्कि इसे आगे भी ले जाया जा सकता है। कोई खुद यदि काफ़ी हद तक जागरूक हो जाए कि ये माध्यम कैसे काम करते हैं और इसकी योजना के तरीकों के बारे में जान जाए, तो ध्यान के द्वारा केवल इच्छा और विश्वास की क्षमता से बिना किसी उपवास, आहार या अन्य शारीरिक अनुशासन के दोबारा योजना बना सकता है, अपने जीवन में अपने हिसाब से माध्यम लगा सकता है। तो दोस्तों देखो, उन्होंने कह दिया है कि अगर कोई व्यक्ति एकदम जागरूक हो जाए, मेडिटेशन करता रहे और अपनी इस भूलने की जो उसकी वो है, क्या कहते हैं, पर्दा है, उसे तोड़ दे, तो उस केस में ना तो उसे आहार की ज़रूरत है, ना उपवास की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अन्य अनुशासनों द्वारा, मतलब ये मेडिटेशन के अनुशासन के द्वारा अपनी रीप्रोग्रामिंग खुद कर सकता है, यानी अपने जीवन के माध्यम जैसे चाहे वो लगा सकता है। अच्छे भी लगा सकता है, बुरे भी लगा सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है वो। तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं। मेरे पास एक पुस्तक है, इनिशिएशन, जिसमें महिला शुरुआत की क्रिया इनिशिएशन के बारे में समझा रही है। क्या उस किताब के सार से आप परिचित हैं? तो दोस्तों ये एक बुक है, इनिशिएशन, जिसमें तरीके बताए गए हैं कि आप अपने आप को तैयार कैसे कर सकते हो। आपको याद होगा रा ने कहा था कि इजिप्ट में जो लोग सेंटर में बैठते थे, जो एक शुद्ध व्यक्ति होता था जो इस कार्य की शुरुआत करता था, तो उसको इनिशिएटर बोलते थे, इनिशिएशन होती थी उसकी। तो ये इनिशिएशन उसी तरीके की टेक्निक्स, उसी तरीके के तरीकों के ऊपर एक किताब है। यदि आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो राय इसका जवाब देते हैं, यह सही है, हम आपके दिमाग को स्कैन करते हैं। तो डॉन कहते हैं, जिम ने पूरी किताब पढ़ ली है, मैंने केवल उसका एक अंश ही पढ़ा है। लेकिन मैं सोच रहा था कि पुस्तक में संतुलन के संबंध में जो बताया गया है, क्या वह आपके यानी रा की बताई हुई सीख है? तो रा कहते हैं, जब इस सामग्री की तुलना हमारे द्वारा पेश की गई सामग्री से किया जाए तो ये मूल रूप से कुछ विकृतियों के साथ सही है। तो वो कह रहे हैं कि यदि देखो, जो हम तुम्हें बता रहे हैं ना, जानकारियाँ जो हम तुम्हें दे रहे हैं और इस किताब में दी गई जानकारियों को अगर तुम कंपेयर करोगे ना, तो हाँ, कुछ कुछ चेंजेस होंगे उसके अंदर कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं हमारी दी हुई जानकारी के अकॉर्डिंगली, अगर तुम कंपेयर करो तो। कह रहे हाँ, तो अगर तुम ऐसे देखोगे तो फिर तो सही है, हाँ, दोनों में हल्का सा डिफरेंस मिलेगा तुमको। तो फिर डॉन कहते हैं, लाल, पीले और नीले ऊर्जा केंद्रों को प्राथमिक केंद्र क्यों कहा जाता है? मुझे लगता है कि पिछली सामग्री में मैं इसे समझता हूँ, लेकिन क्या आपने हमें जो दिया है उससे कहीं अधिक गहरा इन प्राथमिक रंगों का अनंत बुद्धिमान तक वापस आना है? तो राय इसका जवाब देते हैं, हम यह नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति को क्या गहरा लग सकता है। लाल, पीली और नीली किरणें प्राथमिक हैं क्योंकि वे प्राथमिक विकृति की क्रिया को दर्शाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने लाल, पीली और नीली, वो इसलिए उन्होंने बोला कि ये प्राथमिक, यानी ये मतलब सबसे पहली है और इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि लाल में भी, पीली में भी और नीली में भी एक्शन होता है। नीली वाली जो क्रिया होती है, या कह लो ये जो किरणें होती हैं, ये हमारे थ्रोट चक्रा से रिलेटेड है, यानी हम मुंह से जो बोलते हैं। पीली में हमारे एक्शन चल रहे होते हैं, हमारी सोच के हिसाब से हमारे एक्शन चल रहे होते हैं। लाल में हमारा सर्वाइवल और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो जिनमें एक्शन ज़्यादा होगा ना, उन किरणों को प्राथमिक बोला जाता है कि ये भाई ये पहली है, इसकी वजह से ही मतलब कोई व्यक्ति का विकास जो है ना वो आगे होना शुरू होगा। तो फिर वो आगे कहते हैं, लाल किरण आधार है, नारंगी किरण पीली किरण की ओर जाती है जो आत्म जागरूकता और पारस्परिक व्यवहार यानी इंटरैक्शन की किरण है। हरे रंग की किरण ऊर्जा के आदान प्रदान के विभिन्न अनुभवों के माध्यम से चलती है, जो प्राथमिक नीली किरण के लिए करुणा और सभी क्षमाशील प्रेम के साथ करना है, जो कि दूसरे से किसी भी क्रिया की परवाह किए बिना स्वयं के विकिरण की पहली किरण है। तो देखो दोस्तों, उन्होंने बता ही दिया, लाल का आधार उन्होंने वही सर्वाइवल और वही सारी चीज़ें बता दी दोबारा,
और उन्होंने कहा है ये जो पीली किरण है ये है आत्म जागरूकता, यानी थर्ड डेंसिटी की जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये है आत्म जागरूकता की। और दूसरों के साथ आप किस तरीके से पेश आते हो, आपका बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा है उसकी। फिर उन्होंने कहा हरी वाली जो है ना वो दूसरों के साथ प्रेम का आदान प्रदान बिना किसी भेदभाव के, और दूसरों के प्रति करुणा यानी प्रेम, उनके लिए दया, और दूसरों के प्रति क्षमा, ये सारी चीज़ें उसकी वजह से होती है। और ऐसे आगे चलते चलते ये जो नीला वाला है ना आपका जो थ्रोट चक्र है, फिर इसका इस्तेमाल करते हुए आपने ये जो नीचे के जितने भी एक्टिवेट किए हैं उसके द्वारा दूसरों के साथ आप कैसे पेश आओगे ना, इस गले से ही होता है। कहते हैं कि व्यक्ति के शब्दों से ही कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले का दिल बड़ा वो भी हो जाए, शांत भी हो जाए, और इसी बोलने की वजह से आप किसी को क्रोधित भी कर सकते हो, आप किसी की ईगो भी हर्ट कर सकते हो। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप अपने गले का इस्तेमाल कैसे करते हो। फिर वो कहते हैं ग्रीन रे व्यक्ति दूसरों से रुकावट के सामने अप्रभावी है, ब्लू रे व्यक्ति एक सह निर्माता है। यह शायद केवल पिछली गतिविधि को दोहराना हो सकता है, लेकिन यदि आप लोगों के कार्य को अनंत निर्माता के प्रतिनिधि के रूप में निर्माता द्वारा निर्माता के ज्ञान को प्रभावित बढ़ाने पर विचार करते हैं, तो आप शायद उन चरणों को देख सकते हैं जिनके द्वारा यह पूरा किया जा सकता है। क्या हम इस कार्य को छोड़ने से पहले एक अंतिम प्रश्न पूछ सकते हैं? तो यहाँ पर देखो दोस्तों, रा ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो ग्रीन वाला है ना, अगर एक बार दिल का चक्कर खुल गया फिर तो अप्रभावी है, मतलब इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। नफरत वफरत ये वो आप इग्नोर ही करोगे, उन सब चीज़ों को आप दूसरों के प्रति प्रेम ही करोगे, ये होगा ही आपके साथ ऐसा। और ये जो ब्लू रे वाला है ना, जो थ्रोट चक्र है, ये सह निर्माता है यानी को क्रिएटर है। ये इसी का इस्तेमाल करके आप रचयिता का काम करते हो। यहाँ पे वो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्य करते हो अनंत निर्माता के प्रतिनिधि बनकर, यानी कि अब आप रचयिता के प्रतिनिधि हो, आप को क्रिएटर हो। इसी गले का इस्तेमाल करके रचयिता के ज्ञान को दूसरों से साझा करना। और आपने देखा भी होगा जो हमारे पहले के असेंडेड मास्टर्स आए, सारे जितने भी आए, उन लोगों ने बाद में जाके रचयिता का ही तो काम किया, उन्हीं की तो नॉलेज थी ये सारी की सारी कि भाई अपने चक्रास को कैसे बैलेंस करते हैं, रचयिता ने किस तरीके से अपना संतुलन बना रखा है, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, ब्रह्मांड में क्या क्या चल रहा है, ये सारा जो ज्ञान होता है गले के, उससे ही तो उन्होंने दूसरों को बताया है ना। जैसे बुधा आए और भी आए, किसी एक का नाम लेने का फ़ायदा क्या है, बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स आए हमारे, है ना। तो सब ने इसी का ही इस्तेमाल करके फिर वो रचयिता के प्रतिनिधि बन गए। तो यदि आप भी अपने ऊपर काम करते हैं और इस एक के ज्ञान को या फिर इस तरीके की नॉलेज को दूसरों से शेयर करते हैं, शेयर करने का मतलब केवल शेयर नहीं है, उनके साथ बैठ के समझना और समझाना, उनके साथ सीखना और सिखाना, ये दोनों चीज़ें जब आप करोगे ना, तो एक तरीके से आप रचयिता के प्रतिनिधि हो जाते हो, आप एक को क्रिएटर हो जाते हो और रचयिता का काम करना शुरू कर देते हो। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, यह इस कार्य के लिए बहुत लंबा प्रश्न हो सकता है, लेकिन मैं इसे पूछूंगा, और यदि यह बहुत लंबा है तो हम इसे बाद में जारी रख सकते हैं। क्या आप मुझे रा के समूह के विकास के बारे में एकदम शुरुआत से बता सकते हैं, और चक्रों की सक्रियता में यह अब जहाँ हैं वहाँ पहुँचने के लिए किस किस माध्यम का उपयोग किया गया है? क्या यह बहुत लंबा प्रश्न है? तो डॉन ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों का एक तो विकास कैसे हुआ रा का, ठीक है, और आप लोगों ने किस किस तरीके के माध्यमों का इस्तेमाल किया इन अपने चक्रों को सक्रिय यानी इनको एक्टिवेट करने के लिए, और अभी आप जहाँ पर हो उस जगह तक मतलब जब आपने शुरुआत की वहाँ से लेके अभी तक, यानी जब आप सूरज के अंदर हो तो आप वहाँ पे किस तरीके से पहुँचे और इन चक्रों को आपने कैसे एक्टिवेट किया आपने। तो रा कहते हैं यह प्रश्न एक लंबे उत्तर की मांग करता है। हमने जिस ग्रह की कंपनता की घनत्वता का अनुभव किया था उसे आप वीनस यानी शुक्र के नाम से जानते हैं। वह काफ़ी हार्मनी प्रेम से अपने ग्रह की कंपनता में दूसरी, तीसरी, चौथी और बहुत तेज़ी से चौथी घनत्वता के अनुभव के साथ आगे बढ़ने में भाग्यशाली था। वहाँ काफ़ी सामंजस्यपूर्ण तरीके से सारे लोग आगे बढ़ गए थे और चौथी घनत्वता का अनुभव लेने लग गए थे। तो वो कह रहे कि देखो हमारे यहाँ पर तो हम पहली घनत्वता, दूसरी घनत्वता, तीसरी घनत्वता और इवन चौथी भी कह रहे बड़ी तेज़ी से हम लोगों ने की, क्योंकि हमारे बीच में प्रेम, प्यार और सामंजस्य, ये सारी चीज़ें हार्मनी थी। तो हम लोग जो भी काम करते थे ना एक गुट की तरह करते थे, और जब हम लोगों ने एक समूह की तरह वो उस काम को किया ना, तो जब हम आगे बढ़े तो हम सारे के सारे ही एक साथ ही आगे बढ़ गए और हम चौथी घनत्वता में भी पहुंच गए, और वहाँ पे हमने प्रेम और रोशनी का ज्ञान लिया। और ऑफ कोर्स लेंगे ही वो, जब पूरे का पूरा समूह ही आगे निकल गया, पूरा ग्रह ही आगे निकल गया,
तो बीच में कैटाक्लिज्म और ये सारी चीज़ें तो होने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, क्योंकि जैसे जैसे ग्रह ने अपने आप को बदला वैसे वैसे ये भी अपने आप को बदलते चले गए ग्रह की ज़रूरतों के हिसाब से, या कह लो ग्रह की कंपनताओं के हिसाब से। फिर वो बोलते हैं, हमने पांचवी घनत्वता में बहुत समय स्थान बिताया ताकि हम उस तीव्र करुणा को संतुलित कर सकें जो हमने चौथी घनत्वता में प्राप्त की थी। वह ग्रेजुएशन फिर से सामंजस्यपूर्ण थी और हमारा समूह चौथी घनत्वता में काफ़ी मजबूती से बन गया था। वह बहुत मजबूत और सहायक प्रकृति का बना रहा। तो दोस्तों वो कह रहे हैं उन्होंने पांचवी घनत्वता में भी जब वो पहुंचे, यानी पांचवी घनत्वता के किसी ग्रह पे जब वो पहुंचे होंगे, तो उन्होंने कहा कि तब हमने बहुत ज़्यादा समय और स्थान बिताया, यानी कि हम लोगों का टाइम बहुत लंबा हो गया था। और रा ने बोला भी आगे आगे जैसे आप घनत्वताओं में जाओगे आपको लंबे लंबे टाइम मिलते हैं, ठीक है ना, सीखने के लिए, क्योंकि प्रेम और रोशनी इसके पूरे ज्ञान को सीखना होता है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है। तो कह रहे कि हमारे अंदर जो ये तीव्र करुणा थी ना, जो मतलब दूसरों के लिए प्रेम प्यार और क्या कहते हैं सहानुभूति वगैरह, कह रहे इसको हम लोग संतुलन में ला रहे थे वहाँ पे, क्योंकि पांचवी घनत्वता में इसको संतुलन में लाया जाता है। ऐसे नहीं कि करुणा तो है चलो सबसे है, करुणा के चक्कर में चाहे वो मांगे या ना मांगे ऐसे थोड़ी ना दे देंगे हम उसको चीज़ें। तो हम भी ज्ञान को सीख ही रहे थे। कह रहे कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो चौथी घनत्वता में जो करुणा प्राप्त की थी ना, दूसरों के दुखों को देख देख के, क्योंकि हम लोग भी देख रहे थे कि यार हमारा मन है इनकी मदद करने का, है ना, अब हम कैसे करें, ये मांग ही नहीं रहे हैं क्योंकि ये तो खोए हुए हैं, इनको तो पता ही नहीं इनके साथ हुआ क्या है। कह रहे तो उस वजह से क्या कहते हैं हम लोग देखते देखते आगे बढ़ रहे थे, और हमारी जो ग्रेजुएशन थी चौथी घनत्वता में, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी कॉम्प्लेक्स बन गया था, सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बन गया था, और सारे टेलीपैथी से कनेक्टेड थे, तो इस वजह से सारे के सारे फिफ्थ डेंसिटी में चले गए। फिफ्थ डेंसिटी में इन्होंने पूरा रोशनी का ज्ञान लिया, और वो कह रहे कि हमारा जो गुट है, हमारा जो समूह है, वो काफ़ी सहायक प्रकृति का बना रहा। यानी दूसरों की सहायता कैसे करते हैं ना, उसके तरीके क्या होते हैं, कह रहे उसकी जानकारी जब हमें मिली ना, तो हम इस तरीके के बिहेवियर वाले हो गए कि अब हम दूसरों की सेवा के पूर्ण रास्ते पर निकल चुके हैं। फिर वो कहते हैं, हमारे समूह के सामंजस्य के कारण हमारी छठी घनत्वता कार्य भी तेज हो गया था, ताकि हम महासंघ के सदस्यों के रूप में और भी तेजी से सातवीं घनत्वता की ग्रेजुएशन तक पहुंचने में सक्षम हो सकें। हालांकि हमारी सद्भावना आपके ग्रह के साथ काम करने के संबंध में भोलेपन का एक गंभीर स्रोत रही है। क्या इस उपकरण को छोड़ने से पहले कोई संक्षिप्त प्रश्न है? तो वो कह रहे हैं कि देखो इसकी वजह से हमारा छठी घनत्वता में भी कार्य बड़े तेजी से हो गया, क्योंकि पूरे के पूरे एक साथ ही आ रहे हैं ना, झुंड की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है ना, एक परिवार की तरह सारे मिलकर काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हम तो सारे एकदम से आगे निकल गए थे, और बाद में जाके हम लोग महासंघ का भी हिस्सा बन गए, क्योंकि महासंघ का हिस्सा बनने के लिए आपके पास एक लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। अभी बिना नॉलेज के आप ऐसे महासंघ का हिस्सा नहीं बन सकते हो। वहाँ पर तो बहुत ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ की भी अपनी अपनी गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली काम किया जाता है कि फ्री विल का किसी का उल्लंघन नहीं करना है, और भी बहुत सारे, ये तो बेसिक लॉज हैं। असली लॉज तो वहाँ जाके पता चलती हैं कि ये लॉज वास्तविकता में काम कैसे करती हैं। यहाँ पर तो आप इसको थोड़ा 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 प्रैक्टिस करके आगे चल सकते हो, बाकी तो जो इसके बड़े लेवल की चीज़ें होंगी वो वहीं जाके पता चलेंगी ना आपको। तो वो कहते हैं कि हमने ये अब सातवीं घनत्वता की ग्रेजुएशन जो अब हम कर रहे हैं, मतलब अब हम उस दिशा में चल रहे हैं कि हम तुम्हारे ग्रह को ये सपोर्ट देके, इसकी वजह से क्योंकि हम तुम्हारी सेवा कर रहे होंगे तो हमारी ग्रेजुएशन आगे हो जाएगी सातवीं घनत्वता में। तो वो कह रहे हैं कि हम सद्भावना के तरीके से, तुम्हारे ग्रह से हमारी सद्भावना है, मतलब तुम लोगों से हमारा लगाव है, जुड़ाव भी है, हम तुमसे जुड़े हुए हैं। कह रहे लेकिन अगर तुम इस जुड़ाव को देखोगे ना, तो तुम देखोगे ये हमारा भोलापन है कि हम तुमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस धरती के ऊपर जितनी चीज़ें चल रही हैं ना, सब कुछ तुम्हारा चुना हुआ है, और अंत में जो होना चाहिए वो तो वो होना चाहिए कि जो तुमने चुना हुआ है इसके रिजल्ट तुम लोगों के ऊपर आके पड़ने चाहिए। लेकिन फिर भी ये हमारा भोलापन है कि हम तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, क्योंकि ये ही वो रीज़न है, यही वो करुणा है जो हम तुम्हारी तरफ रखते हैं, यही वो सहानुभूति है जो हमारी तुमसे है कि अरे यार हमारे छोटे भाई बहन फंस गए हैं वहाँ पे, इस वजह से हम तुम लोगों की मदद कर रहे हैं, और इसी से हमारी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने बताया कि भाई हमारा भोलापन ही है और दोस्तों वास्तविकता में कोई भी इस तरीके की सभ्यता होगी जो प्रेम प्यार से आगे बढ़ेगी, उसके अंदर ही चालाकियाँ वालाकियाँ नहीं होंगी कि मेरा यहाँ से फ़ायदा हो जाए, वहाँ से फ़ायदा हो जाए, मैं यहाँ पॉपुलर हो जाऊँ, मैं ये हो जाऊँ, मैं वो हो जाऊँ। उनको इन सब चीज़ों से क्या लेना देना, वो दूसरों के लिए काम करने के लिए हैं, तो वो भोले भोले ही होंगे, वो ज़्यादा चालाकी उनके अंदर होगी ही नहीं। तो खैर अगला सवाल यानी आखिरी सवाल डॉन करते हैं। मैं केवल यह पूछूंगा कि क्या ऐसा कुछ है जिसे हम उपकरण यानी कार्ला को अधिक आरामदायक बनाने
या संपर्क में सुधार करने के लिए कर सकते हैं। तो रा कहते हैं, सब ठीक है, हम तुम्हें, हमारे दोस्तों को एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ते हैं। इसलिए एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित होते हुए आगे बढ़ें। आडने। तो दोस्तों, यह सत्र अब यहीं समाप्त होता है, और जैसा कि रा कहते हैं, अब हम भी आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आज ने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।